आज तो राजीव जी देखकर हैरान ही हो जाएंगे। रोज तो डिब्बा नौकर ले जाता है, आज जब मैं खुद अपने हाथों से गर्मा गर्म उनकी पसंद का खाना परोसूंगी तो कितना खुश होंगे। अरे बहू, ये क्या इतना सारा व्यंजन? घर में कोई मेहमान आ रहा है क्या दोपहर को? अरे नहीं मम्मी जी, मैं सोच रही थी आज राजीव जी और पापा जी के लिए मैं खुद ही दुकान पर लंच लेकर चली जाऊं। 3 महीने हो गए शादी को, मैंने कभी दुकान देखी हुई नहीं। अपने हाथ का गर्मा गर्म खाना खिला कर आऊंगी। अरे बेटा तू जाएगी? हाँ हाँ मम्मी जी, मैं जाऊंगी ना। देख तेरा मन है तो तू चली तो जा, कोई मना ही नहीं है। पर राजू गुस्सा ना कर, स्वभाव तो तू जानती है, जरा जरा सी बात पर उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। अरे मम्मी जी, इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? भला कोई अपनी पत्नी के हाथ का गर्मा गर्म पनीर और पुलाव देखकर भी गुस्सा होता है क्या? आप ही ना बेकार में डरती है, मैं बस आधे घंटे में खिलाकर वापस आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, तेरे खुशी, पर ऑटो जरा ध्यान से देख कर पकड़ना और दुकान के बाहर पहुंचकर राजू को फोन कर लेना। कोमल बड़े चाव से नई जरी की बॉर्डर वाली गुलाबी साड़ी पहनकर हाथ में टिफिन लटकाए शहर के सबसे बड़े बाजार पहुंची। सक्सेना एम्पोरियम का चमचमाता बोर्ड दूर से ही दिख रहा था। दुकान में गद्दी पर रतन जी चश्मा नाक पर टिकाए वही खाता देख रहे थे और राजीव लैपटॉप के सामने 4-5 नौकरों को आदेश दे रहा था। राजीव जी, तुम यहाँ क्या करोगे? वो आपके लिए दोपहर का लंच लेकर आई थी। आज मैंने स्पेशल पनीर लबाबदार केसरिया पुलाव और मखाना खीर बनाई है, तो मैंने सोचा मैं खुद ही ले जाऊं। राजीव कुर्सी से झटके से उठता है और कोमल का हाथ पकड़कर दुकान के पीछे वाले केबिन में घसीटते हुए ले जाता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या कोमल? या क्या तमाशा बना रखा है तुमने? राजीव जी क्या हुआ? मैं तो बस आपके लिए खाना लाने की तुम्हें जरूरत क्या थी? घर में नौकर मर गए थे क्या? या बाजार के सारे रिक्शे वाले हड़ताल पर थे? नौकर से भिजवा देती। मैंने बहुत प्यार से बनाया था राजीव जी, सोचा अपने हाथों से परोसूंगी, आपको अच्छा लगेगा। प्यार से बना था? ये टीवी सीरियल और फिल्मी बातें ना, जो पूरा दिन घर में मुफ्त में बैठकर टीवी पर देखती हो सीखती हो, ये मेरे सामने मत छाड़ा करो। तुम्हें अंदाजा भी है मेरी कितनी इंसल्ट हुई है बाहर? इंसल्ट? पति को खाना खिलाने में कैसे इंसल्ट? सब लोग देख रहे थे, सब क्या कहेंगे? सक्सेना जी की बहू और राजीव सक्सेना की बीवी ऐसे झोला टांगकर बाजार में टिफिन ढोती फिर रही है। हमारी कोई हैसियत है कि नहीं इस बाजार में? तुमने जानबूझकर मेरी और मेरे खानदान की नाक कटवाने का प्लान बनाया था ना? अच्छा लगता है घर की बहू यहाँ बाजार में घूम रही है? नहीं राजीव जी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मुझे तो लगा आप खुश होंगे। खुश होगी मेरे पैर पे जूती, उठाकर ले जाओ ये अपना पनीर और पुलाव, मुझे नहीं खाना कुछ। अभी के अभी ऑटो पकड़ो और घर निकलो। आइंदा अगर बिना पूछे दुकान की तरफ कदम भी बढ़ाया तो याद रखना। कोमल भारी कदमों से रोती हुई टिफिन लेकर वापस ऑटो में बैठ जाती है। उसका सारा चाव, सारा प्यार राजीव के झूठे घमंड के बलि चढ़ चुका था। जब कोमल रोती हुई आंखों से घर आई, मैंने कहा था ना बेटा, राजीव का गुस्सा ना बहुत खराब है, डांट दिया ना उसने। मम्मी जी, मैंने तो बस प्यार से खाना बनाया था, उन्होंने तो सब नौकर और ग्राहकों के सामने मुझे इतना सुना दिया, कहा कि मेरी वजह से उनकी नाक कट गई। कोई बात नहीं बहू, दिल छोटा मत कर। आदमियों का दिमाग ना काम दुकान व्यापार के चक्कर में हमेशा गर्म ही रहता है। चल तू थोड़ा आराम कर ले। कोमल अपने कमरे में चली जाती है। तभी शाम को जब रतन जी दुकान से वापस आते हैं और सोफे पर बैठते हैं, जी सुनिए, मैं सोच रही थी राखी का त्योहार आ रहा है, बहुत दिन हो गए, मैं जरा 8-10 दिन के लिए अपने मायके हुआ, भैया का बार बार फोन आ रहा था। मायके जाना है? कौशल्या, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? सुहानी बेटा का कॉलेज चल रहा है, राजीव की दुकान का सीजन है, और तुम्हें इस उम्र में मायके जाने की सोच रही है? जी सुहानी बड़ी हो गई है, बीटेक के आखिरी साल में है, अब उसे मेरी वैसे भी जरूरत नहीं पड़ती, और बहू भी तो है ना घर संभालने के लिए। अब हर त्योहार पर मुझे मना कर देते हैं। मना कर देता हूँ तो सही तो करता हूँ। गृहस्थी औरत के रहने से चलती है, मायके में मटर गश्ती करने से नहीं। यह मेरा आखिरी फैसला है, तुम्हें मायके नहीं जाना है तो बस नहीं जाना है, बात खत्म। तभी सुहानी चहकती हुई कमरे में आती है। ओहो पापा, किस पर गुस्सा निकाल रहे हो? अच्छा सुनिए ना पापा, मुझे कॉलेज के एनुअल फेस्ट और ट्रिप के लिए तुरंत 10,000 की सख्त जरूरत है। अरे मेरी लाडो रानी, 10,000 की? पूरे 15 साल ले। कॉलेज में अपनी सहेलियों के सामने कोई कमी नहीं होनी चाहिए सक्सेना जी की बेटी को। ले पकड़ कैश और मौज कर। वाह पापा, थैंक यू, यू आर दी बेस्ट। बाप बेटी का लाड चल ही रहा था, तभी राजीव भी कमरे में आता है। क्या बात है सुहानी, आज तो पापा से मोटी रकम ऐठी जा रही है। हाँ भैया, अच्छे टाइम पर हो, चलो मुझे फटाफट कार की चाबी दो, मैं सोच रही हूँ लॉन्ग ड्राइव पर होकर आऊँ। ओके मेरी जान लाडो, ये ले मेरी नई कार की चाबी, जा अपनी सहेलियों को भी ले जा और शहर में घूम कर आ। वाह भैया, थैंक यू।
भाभी, ओ भाभी चलो ना आप भी मेरे साथ कार में थोड़ा घुमाएंगे। मैं सोच रही थी कार भी ना आप ही चलो ना भाभी। किसको ले जाएगी सुहानी? इससे कार का सी भी पता है, ये चलाएगी कार? ये कार में बैठने लायक दिखती है क्या तुझे? सुहानी तुम जाओ घुमाओ, मैं तब तक रात के डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। अगले दिन। क्या बात है बहू, कल रात से देख रही हूँ मैं बहुत दुखी दुखी सी बैठी है। राजीव ने फिर कुछ कहा क्या? नहीं मम्मी जी, मैं तो बस कल रात की बात सोच रही थी। मुझे कार चलाना नहीं आता, शायद इसीलिए राजीव जी ने सबके सामने इतना सुना दिया। मैं सोच रही थी मम्मी जी क्यों ना मैं भी कार ड्राइविंग सीख लूं। तो कार चलाएगी? देख बेटा, बात तो तेरी सही है, सीखने में कोई बुराई नहीं है, पर अगर तेरा कार चलाने का इतना ही शौक था तो शादी से पहले सीख लेती। मम्मी जी शादी से पहले कभी मौका ही नहीं मिला, कॉलेज की पढ़ाई में व्यस्त रही, फिर जैसे ही कॉलेज ड्रॉप हुआ आप लोगों का रिश्ता आ गया और शादी हो गई, कभी टाइम ही नहीं मिला। बेटा अब तो बहुत मुश्किल है, तेरे पापा जी या तेरे पति राजीव तुझे कभी इसकी इजाजत नहीं देंगे। तू समझ बहू, ससुराल तो आखिर ससुराल ही होता है, यहाँ तो पति और ससुराल वालों की ही मर्जी चलती है, और फिर हमारे घर के मर्द तो वैसे भी थोड़े सख्त मिजाज के हैं। मम्मी जी अगर आप इजाजत दें तो मैं राजीव जी को किसी तरह मना लूंगी, बस आप हाँ कह दीजिए। अरे मेरी तरफ से तो हमेशा हाँ ही है बेटा, तू सीख ले तो मुझे भी कभी मंदिर ले चला करेगी। तो भाई अगले दिन सुबह कोमल तैयार होकर अपने फोन पर ड्राइविंग स्कूल जा रही थी कि तभी राजीव सामने आ जाता है। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है सुबह सुबह? इतना सच धज कर कहाँ निकली? राजीव जी मैं कार ड्राइविंग सीखने जा रही हूँ, पास ही में एक ड्राइविंग स्कूल है, मैंने बात कर ली है। आपने कल कहा था ना मुझे कार चलानी नहीं आती, तो मैंने सोचा सीख लूंगी तो कभी काम आ जाएगी। तुम्हारा दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका है कोमल। औरतों का काम घर की गृहस्थी देखना, चौका बर्तन करना और रोटियां सेकना होता है, या फिर कार की स्टीयरिंग घुमाना होता है? फिर राजीव जी आज के जमाने में तो सभी औरतें कार चलाती हैं, इमरजेंसी में काम आता है। हमारे घर में किसी चीज की कमी है क्या? कार के लिए घर में 2-2 ड्राइवर रखे हुए हैं, तुम्हें क्या जरूरत है ड्राइवर बनने की? वो तो बस मैं अपने शौक के लिए। शौक? यह कौन सा नया नवेला भूत सवार हो गया है तुम्हारे सिर पर? चुपचाप अपने काम से काम रखो और याद रखना आज के बाद मेरे से बिना पूछे कोई ऐसी फालतू प्लानिंग की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बार फिर कोमल रो कर रह गई। कुछ दिनों बाद सक्सेना परिवार में एक बहुत बड़े रिश्तेदार की शादी का फंक्शन था। पूरे घर में चहल पहल थी। ननद सुहानी बहुत खुश थी और उसने बाजार से 2 एक जैसी खूबसूरत इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस खरीदी थी। भाभी भाभी ये देखो, हम दोनों ना सेम टू सेम इंडो वेस्टर्न ड्रेस पहनेंगे, देखिए मैं लेकर आई हूँ। आज रात के फंक्शन में हम दोनों ट्विनिंग करेंगे, बहुत मजा आएगा, आप यही पहनोगे? हाँ। वाह सुहानी ये तो बहुत प्यारी ड्रेस है, ठीक है आज मैं यही पहनूंगी। कोमल खुशी खुशी तैयार होती है। वो अपनी सास कौशल्या देवी का भी बहुत सुंदर मेकअप करती है, उनके बालों का जूड़ा बनाती है, गजरा लगाती है। तभी रतन जी और राजीव जी की नजर उन पर पड़ती है। क्या नौटंकी मचा रखी है कौशल्या? बुढ़ापे में बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, इस उम्र में जब तुम्हें सत्संग और माला जपना चाहिए तुम्हें ये सब मेकअप और गजरा सोच रहे हैं? जरा अपनी उम्र का तो लिहाज करो। अरे श्रृंगार तो औरत का शौक होता है, इतने दिनों बाद फंक्शन में जा रहे थे तो बहू ने थोड़ा तैयार कर दिया। शौक? ये स्लीवलेस ब्लाउज पहनकर क्या नया फैशन निकाल रही हो? खानदान की नाक कटवाना चाहती हो क्या रिश्तेदारों में? कोई ढंग के कपड़े पहने नहीं जाते तुमसे। जाओ जाकर सीधा पल्लू संभालो और ये ड्रामा बंद करो। और तुम्हारा तो लगता है दिमाग पूरी तरह से फिर गया है कोमल, ये क्या जो करो जैसे कपड़े पहन रखे तुमने? अरे भैया भाभी को मत डांटो ना, मैंने ही बोला था भाभी को मैचिंग ड्रेस पहनने के लिए, हम दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं। सुहाने तुम चुप रहो, तुम भी क्या आए दिन इस पर नए नए एक्सपेरिमेंट करती रहती हो। और कोमल जाओ तुरंत जाकर ये चेंज करो और कोई ढंग की साड़ी पहन कर आओ, समझी या कान के नीचे बजाओ। कोमल की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वो चुपचाप कमरे में जाती है और इंडो वेस्टर्न ड्रेस उतार कर एक भारी साड़ी लपेट कर आती। फंक्शन में पहुंचकर सुहानी तो डीजे पर जमकर डांस करती है, पर जब कुछ रिश्तेदार कोमल को भी डांस के लिए खींचने आते हैं तो राजीव दूर से ही अपनी लाल लाल आंखें दिखाकर उसे डांट देता है। उसी फंक्शन में रतन जी की बड़ी बहन यानी सबकी सत्यभामा बुआ जी भी पधारी हुई थी। अरे दीदी प्रणाम प्रणाम, आप आइए, हमारा तो जन्म सफल हो गया। दीदी आपके लिए चाय लाऊं, आपके लिए काजू कतली लाऊं, बताइए। रहने दे रतन, तेरी बीवी कौशल्या तो मुझे देखकर ऐसे मुंह बना रही है जैसे मैंने उसकी जायदाद मांग ली हो। जरा देखो तो ढंग से नमस्ते भी नहीं की। कौशल्या तुम्हें अक्ल नहीं है क्या? दीदी के पैर छो। हमेशा ना इस औरत की वजह से मेरी नाक कटती है दीदी, इससे तो बात करने की तमीज भी नहीं है, अनपढ़ क्या पढ़ रही।
सुन रतन, एक बहुत जरूरी बात करने आई हूँ। अपनी लाडली सुहानी के लिए बहुत ही शानदार रिश्ता आया है। इंदौर के बहुत बड़े मसाला व्यापारी हैं खन्ना जी। उनका बेटा विनय है। लड़का बीटेक है और अकेले पूरे मध्य भारत का मसालों का बिजनेस संभालता है। करोड़ों की कोठी है इंदौर में। अरे वाह दीदी, इंदौर के खन्ना जी, वो तो बहुत बड़े लोग हैं। मैंने सुहानी की फोटो भेज दी थी। लड़का और उसके घर वाले सुहानी को बहुत पसंद कर चुके हैं। अगर तेरी हाँ हो तो बात आगे बढ़ाओ। अरे बुआ जी, इस पे पूछने की क्या बात है। सुहानी तो वैसे भी इंदौर में राज करेगी, हमारी तरफ से हाँ पक्की समझिए। बुआ जी ने बिचौलिए से बात बहुत तेजी से आगे बढ़ाई और सुहानी का रिश्ता विनय खन्ना से तय हो गया। शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई। एक दिन, देख कोमल बहू, अब सुहानी की शादी में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। हमने इसे इतने लाड़ प्यार में पाला है, इसे पानी का गिलास उठाना तक नहीं आता है। तो एक काम कर, इसे रसोई में ले जा और अपने साथ थोड़ा बहुत खाना बनाना सिखा दे। ससुराल तो ससुराल ही होती है बेटा, कल को सास ससुर के सामने भूख ही ना रहे। जी मम्मी जी। सुहानी, चलो आज हम दोनों मिलकर कढ़ाई पनीर और नान बनाते हैं। दोनों रसोई में जाती हैं, पर सुहानी बड़े चाव से सब्जी में मसाले डालना सीख रही होती है। तभी रतन सिंह और राजीव वहां थमकते हैं। कौशल्या, ये क्या तमाशा मचा रखा है तुमने? मेरी लाडली बेटी से चूल्हा चौका करवा रही हो? अरे वो तो बस थोड़ा बहुत खाना बनाना सीख रही थी, कल को ससुराल जाएगी तो। कोई जरूरत नहीं खाना बनाने की। कोमल बहू, तुम्हारा दिमाग खराब था या तुम्हारी बुद्धि पूरी तरह घास चलने चली गई है? शादी में 4 दिन रह गए और तुम मेरी बेटी से नौकर वाले काम करवा रही हो। पापा जी, मैं तो बस सोच रही थी कि सुहानी थोड़ा सीख लेगी तो उसके काम ही आएगा। तुम चुप रहो कोमल, तुमने खुद कितना सीख लिया शादी के 3 महीने में। तुम्हें क्या करना आता है? आज भी तुमसे ढंग का खाना नहीं बनता। चलिए मेरी बहन को मास्टर शेफ बनाने। अरे भैया, आप क्यों डांट रहे हो भाभी को? मैं तो खुद ही सीख रही थी। नहीं लाडो, तुम्हें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। जहां हम तेरी शादी कर रहे हैं ना, वहां 10-10 नौकर जाकर आगे पीछे घूमते हैं। हम तुझे ऐसे ही विदा नहीं कर रहे हैं। 20 लाख का दहेज और गाड़ी देकर विदा कर रहे हैं। तेरी भाभी की तरह कंगाली में विदा नहीं कर रहा है कि तुझे वहां जाकर रोटियां बेलनी पड़े। जा आराम करो। राजीव की बात सुनकर कोमल चुपचाप अपने काम में लग गई। अगले दिन दोपहर में कोमल अपने कमरे में बैठकर अपनी एक साड़ी का उधड़ा हुआ ब्लाउज सिलाई मशीन पर सिल रही थी। तभी, वाह भाभी, आप तो सिलाई भी कर लेती है। आप कितनी क्रिएटिव है। आपके और कौन कौन सा हिडन टैलेंट है? कुछ खास नहीं सुहानी, बस कभी अर्जेंट में जरूरत पड़ जाए तो काम आ जाता है। लाओ, मैं तुम्हें भी थोड़ा सा सिलाई का कटिंग फिटिंग सिखा देती हूँ। कभी ससुराल में किसी ड्रेस की सिलाई उधर जाए तो झटपट खुद कर सी लोगी। हाँ बहू, ये बहुत अच्छी बात है, सुहानी को भी सिखा दे। क्या दर्जी की दुकान खोल रखी है तुमने मेरे कमरे में? मेरी बहन बीटेक पास है, कैसे दर्जी बनाओगी तुम? कपड़े से लेके बैठकर। राजीव जी, ये तो बस एक हुनर है, इमरजेंसी में काम आता है। अरे बंद करो ये बकवास। सुहानी, तुम बाहर निकलो इस कमरे से। और कोमल, तुम्हें मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, सुहानी को इन सब फालतू के कामों से दूर रखो। वो सिर्फ खाएगी, पिएगी, घूमेगी और मौज करेगी अपने बाप और भाई के पैसों पर। बेटा, सुहानी तेरे पापा और भाई तो प्यार में ऐसा बोलते हैं, पर एक औरत होने के नाते तुझे गृहस्थी की समझ होनी चाहिए। मम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। मेरे कॉलेज की फ्रेंड्स भी कहती हैं कि बेसिक कुकिंग तो आनी चाहिए। आप फिक्र मत करो, मैं भाभी से छुप छुप कर सब सीख लूंगी। शादी के आखिरी दिनों में सुहानी ने रात रात भर जाकर कोमल भाभी से दाल में तड़का लगाना, रोटियां बेलना, मसालों का सही अंदाज और चाय बनाना चुपके से सीख लिया। फिर वो दिन भी आया जब धूमधाम से सुहानी की विदाई हुई। रतन सिंह और राजीव अपनी लाडली को विदा करते हुए फूट फूट कर रोए। लाखों का दहेज, गहने और चमचमाती कार देकर सुहानी को इंदौर विदा कर दिया गया। सुहानी अपने आलीशान ससुराल इंदौर पहुंची। घर बहुत बड़ा था। ससुर राम प्रसाद जी, सास कुसुमा देवी, पति विनय और ननद काव्या। लेकिन शादी के दूसरे दिन ही सबके सब मुंह बनाने लगे। सोफा तो ठीक ठाक ही दिया है सुहानी के पिताजी ने, पर वो जो जरी की साड़ियाँ भेजी है ना, बिल्कुल 3rd क्लास क्वालिटी की है। हमारे यहाँ तो नौकरानियां भी ऐसी साड़ियाँ नहीं पहनती। और मम्मी, वो जो कार दी है उसका कलर भी कितना बकवास है। भाई को तो ब्लैक कलर पसंद था। सुहानी ने किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन सुहानी की पहली रसोई की रस्म थी। सुहानी ने भाभी कोमल की सिखाई रेसिपी याद करते हुए बहुत ही स्वादिष्ट मूंग दाल का हलवा बनाया और बड़े प्यार से सबको परोसा। उफ, ये क्या बना है? हलवे में तो घी नाम मात्र का और चीनी जरा सी कम रह गई। क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें हलवा बनाना भी नहीं सिखाया? सही कह रहे हैं जी।
सक्सेना जी तो बड़े डिंगे हाँक रहे थे, हमारी बेटी ये है वो है, पर राजकुमारी को तो एक कटोरी हलवा भी ढंग से पकाना नहीं आता। मम्मी जी मैंने तो बादाम और केसर डालकर बहुत मन से बनाया था। सुहानी बहाने मत बनाओ, अगर हलवा अच्छा नहीं बना तो अपनी गलती स्वीकार करो, सॉरी बोलो। ये सब देखकर सुहानी सहम गई। दिन बीतते गए। सुहानी हर काम अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करती, रोटी बनाती, दाल पकाती, पर हर बात में ताने मिलते। रोटी गोल क्यों नहीं है, दाल में नमक कम है, इतना लंबा घूंघट क्यों नहीं काढ़ा। सुहानी के स्वाभिमान को रोज कुचला जा रहा था। शादी के कुछ महीने बाद सुहानी पहली बार अपने मायके लौटती है। आ गई मेरी लाड़ो रानी, कैसी है मेरी बेटी? बता, सब तुझे प्यार करते होंगे ना? हाँ लाडो बता, अभी नहीं तुझे रानी बनाकर रखता है ना, कुछ तकलीफ तो नहीं दी उन्होंने? सुहानी चुपचाप खड़ी रहती है और अचानक बिलक बिलक कर रोने लगती है। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। क्या हुआ सुहानी, तू रो क्यों रही है बेटा? क्या हुआ लाड़ो, किसी ने कुछ कहा क्या तुझे? उस विनय की या उसके बाप की इतनी मजाल कि मेरी बेटी की आंखों में आंसू ले आ? मैं अभी पुलिस पर फोन लगाता हूँ, उनके पूरे खानदान को जेल में सड़वा दूंगा। मान लीजिए ये अपना झूठा गुस्सा पापा। सुहानी ये क्या तरीका है पापा से बात करने का? तो और कैसे बात करूं भैया, आप और पापा जो मुझे बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे ना, मेरी बेटी राज करेगी, वो सब बकवास था। वहाँ हर दिन हर पर मुझे ताने दिए जाते हैं। मेरी सास कहती है दहेज कम दिया है, मेरे ससुर मेरे बनाए खाने में थूकते हैं और मेरी बात बात पर मेरी बेइज्जती करता है। क्या उनकी इतनी हिम्मत, हमने इतना दहेज दिया है? दहेज से किसी की नीयत नहीं बदलती भैया। वहाँ मुझे हर दिन ताने मिलते हैं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। पापा वो तो भगवान का शुक्र है कि मैंने शादी से पहले भाभी से छुप छुप कर खाना बनाना और घर का काम सीख लिया था। बेटी से बहू बनने की तैयारी मैंने चुपके से कर ली थी, वरना वो लोग तो मुझे भूखा मार देते। तुमने काम सीखा था? हाँ पापा, पर सब करने के बाद भी बस बेइज्जती मिलती है। सुहानी पापा चलो पुलिस स्टेशन। कहाँ चले, क्यों चले? आज जब आपकी अपनी बेटी रो रही है तो आपको बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन जब 30 साल से आप मुझे और इस बेचारी कोमल बहू को हर बात पर जलील करते हैं, तब आपका कलेजा नहीं कांपता? राजीव, जो अपनी बीवी को नौकरानी समझता है ना, आज तेरी बहन के साथ वही हो रहा है जो तूने अपनी बीवी के साथ किया है। जैसा बीज तुमने इस घर में बोया था, आज वही जहरीला फल तुम्हारी बेटी काट रही है। अब ये पुलिस पुलिस करके बेटी का घर बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, सब तुम दोनों का ही किया धरा है। माँ के शब्दों ने बाप बेटी की आंख खोल दी थी। उन्होंने शर्म से सिर नीचे झुका लिया। कोमल मुझे माफ कर दो, मैं सच में बहुत नीच और अंधा पति था। मैं अपनी बहन के लिए मान सम्मान मांगता रहा, पर किसी और की बेटी को रोज जलील करता रहा। मुझे माफ कर दो कोमल। राजीव जी, आप अपनी गलती समझ गए, मेरे लिए यही बहुत है। आप परेशान ना हो, हम दोनों मिलकर सब ठीक कर लेंगे। कौशल्या, मुझे भी माफ कर दो। आज जब मेरी लाडो पर बीती तब मुझे समझ में आया कि पत्नी और बहू भी किसी की बेटी होती है। अरे गरिमा, बहू के स्वागत की आरती की थाली तैयार हो गई क्या? जी मम्मी जी, थाली भी तैयार है और सब इंतजाम भी हो गया है। अरे वाह, हमारी बड़ी बहू ने आज भी पूरा घर संभाल लिया है। भाई गरिमा के बिना तो इस घर का पत्ता भी नहीं हिलता। तो आखिर ये घर मेरा ही है पापा जी, इस घर की एक एक चीज मुझे पता है। और अब तो मायरा भी आ रही है, दोनों मिलकर घर संभालोगी तो मम्मी को भी आराम मिल जाएगा। क्या मेरे रहते ये घर मेरे साथ नहीं, मेरे हिसाब से चलेगा, फिर चाहे जो आ जाए। मम्मी देखो, हम आ गए। अरे जल्दी जल्दी चलो, बहू दरवाजे पर आ गई है। गरिमा आओ। घर के सभी लोग हर्षित और मायरा के स्वागत के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ जाते हैं। मायरा गृह प्रवेश करके घर में आती है और शादी के अगले दिन घर में सब लोग नाश्ते के लिए एक साथ बैठे थे। अरे सुनो सब लोग, आज नाश्ते में क्या बनाया जाए? अरे आज तो नई बहू की पसंद भी पूछ लो। हाँ बहू बता बेटा, क्या खाने का मन है? मम्मी जी, अगर सबको ठीक लगे तो आज आलू के पराठे और दही का रायता बना लेते हैं। मौसम भी अच्छा है, मजा आ जाएगा। नहीं मम्मी जी, सुबह सुबह पराठे कौन खाता है? हमारे घर में तो पोहा और उपमा ही बनता है हमेशा से। जी मैंने तो बस अपनी राय दी थी। हाँ हाँ, राय देना तो ठीक है, लेकिन हर घर के अपने नियम होते हैं। अरे गरिमा, कभी कभी बच्चों की पसंद भी देख लिया करो। अरे पापा जी, पसंद तो रोज बदलती रहती है, लेकिन घर के तौर तरीके नहीं बदलते। भाभी, एक दिन पराठे भी बन जाएंगे तो क्या ही बिगड़ जाएगा। हे देवर जी,
जो मुझे सही लगेगा तब बन जाएगा। अभी पोहा बन जाने दो, क्यों मायरा? जी भाभी, आज नाश्ते में पोहा ही बना लेते हैं, आलू के पराठे किसी और दिन बन जाएंगे। मायरा बेचारी बेमन से रसोई में जाती है और सबके लिए पोहा बनाकर लेकर आती है। कुछ देर बाद सब नाश्ता कर रहे होते हैं और डाइनिंग टेबल पर। अरे सुनो सब लोग, ड्राइंग रूम के पर्दे भी पुराने हो गए हैं। मैं सोच रही हूँ इस रविवार नए ले आते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बदल ही देते हैं। मायरा बहू, तू भी बता कैसे पर्दे अच्छे लगेंगे? मम्मी जी, हल्के क्रीम कलर के पर्दे लगा देंगे तो कमरा बड़ा भी लगेगा और रोशनी भी अच्छी आएगी। नहीं मम्मी जी, क्रीम रंग 2 दिन में गंदा हो जाएगा, गहरे भूरे रंग के पर्दे ही अच्छे लगेंगे। आप तो वही पर्दे लगाओ। अरे गरिमा बहू, मायरा आज के जमाने की लड़की है, जरा कभी इसकी बात भी तो सुन लो। पापा जी, इतने सालों से घर मैं संभाल रही हूँ, तो क्या मुझे पता नहीं होगा कि इस घर में क्या चलेगा क्या नहीं? हाँ हाँ पापा जी, भाभी ठीक ही तो कह रही है। हाँ, मैं तो हमेशा ही ठीक कहती हूँ, बस ऐसे ही इस घर में मेरा सिक्का जमा रहना चाहिए, और इसकी तो एक बार भी नहीं चलने दूंगी कभी मैं। पता नहीं क्यों भाभी हर बार मायरा की बात बीच में काट देती है। भगवान जाने इन्हें क्या परेशानी है। शादी होने के बाद मायरा ने घर में 2 बार अपनी राय रखी और दोनों बार उसकी बात पूरी होने से पहले ही काट दी गई। उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला। और कुछ दिन बाद रात को किचन में, मम्मी जी मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ बेटा बोलना। मम्मी जी, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? अरे कैसी बात कर रही है तू, अभी तो तुझे आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ, फिर कैसी गलती? अरे लेकिन वो भाभी जी, वो मेरी कोई भी बात पूरी नहीं होने देती है। जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ, मैं कुछ भी कहूँ वो तुरंत उसे काट देती है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें मेरी हर बात से परेशानी है। अरे बेटा, तू अकेली नहीं है जो उसकी इस बात से परेशान है। जी, क्या मतलब है आपका? अरे उसने तो हमारी भी कभी नहीं चलने दी, तेरी क्या चलने देगी? जब से इस घर में आई है तब से अपनी ही चलाती है। हैं? सच में मम्मी जी? हाँ और नहीं तो क्या, इसकी आदत है, सामने वाला जो कहे उसे काटना ही है। अच्छा तो ये बात है, लेकिन मैं तो अपनी बात मनवा कर रहूंगी। तू भी कोशिश करके देख लेना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तेरी बात भी ये कभी मानेगी। कुछ भी हो मम्मी जी, लेकिन कोशिश तो मैं जरूर करूंगी, चाहे जो हो। अगर भाभी की आदत मेरी हर बात काटने की है, तो अब यही आदत मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। उस रात मायरा के चेहरे पर पहली बार मुस्कान थी। उसे गरिमा को बदलना नहीं था, बस उसकी आदत को समझना था, और यहीं से खेल पलटने वाला था। अगली सुबह पूरे घर में नए मंदिर को लेकर चर्चा शुरू हो गई। सुनो, इस रविवार घर के मंदिर की सफाई भी करनी है। वैसे मैं सोच रही थी कि अब नया मंदिर भी ले ही लेते हैं। हाँ सही कह रही हो, पुराना मंदिर तो अब काफी घिस गया है। तो फिर पक्का रहा, आज मंदिर देखने चलना है। पहले ये तो तय कर लो कि कैसा मंदिर लेना है। हाँ भाई, ताकि दुकान पर जाकर बार बार सोचने की जरूरत न पड़े। मम्मी जी, मेरी मानिए तो लकड़ी का मंदिर ही लेना चाहिए, पुरानी डिजाइन वाला। ऊपर छोटी छोटी घंटियां हो, किनारे नक्काशी हो, वही सबसे अच्छा लगेगा। है क्या? क्या सच में तुझे लकड़ी वाला मंदिर चाहिए? हाँ भाभी, मुझे तो वही पसंद है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आजकल कौन लकड़ी का मंदिर रखता है? संगमरमर का मंदिर ही अच्छा लगता है, साफ भी रहता है और देखने में भी शानदार लगता है। अरे लेकिन भाभी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, इस घर में मंदिर आएगा तो संगमरमर का ही आएगा। हाँ, मुझे भी संगमरमर वाला ठीक लग रहा है। आज पहली बार बड़ी बहू की बात मुझे सच में दिल से पसंद आई है। हाँ मम्मी जी, अगर भाभी की इच्छा है तो संगमरमर का ही ले लेते हैं। देखा, फिर नहीं चलने थी इसकी बात। तो चाहे जो भी करे देवरानी जी, मैं तो एक भी नहीं चलने दूंगी। गरिमा फिर से मायरा की बात काट देती है और घर में गरिमा के कहे मुताबिक संगमरमर का मंदिर आ जाता है। इसी तरह दिन गुजर जाते हैं और कुछ दिन बाद शाम को सब लोग चाय पी रहे होते हैं। तभी अरे मम्मी, बुआ जी के घर शादी के फंक्शन आने वाले हैं, तो क्यों ना सब इस रविवार सबकी शॉपिंग भी कर लेते हैं। हाँ, जीजी के घर भात भी देना है, तो इस बार खरीदारी बहुत है। हाँ तो बताओ सब, कहाँ चलना है खरीदारी करने के लिए? मम्मी जी, मेरी मानी तो बाजार ही चलते हैं। ऑनलाइन का भरोसा कौन करे, पता नहीं कैसा सामान आ जाए। दुकान पर देखकर खरीदेंगे तो अच्छा रहेगा। अरे नहीं नहीं, इतनी गर्मी में कौन बाजार जाएगा? अब तो सब ऑनलाइन मिलता है, घर बैठे ऑर्डर करो और सामान घर पर। शॉपिंग तो ऑनलाइन ही होगी। लेकिन भाभी, आपको तो दुकान पर जाकर पसंद है ना खरीदना? अरे मैंने एक बार कह दिया ना, ऑनलाइन ही शॉपिंग होगी तो ऑनलाइन ही होगी।
भाभी, इस दिन तो आप ही कह रही थी कि बाजार से अच्छा सामान मिलता है। अरे तो अब जमाना बदल गया है। हाँ हाँ सही है भाई, ऑनलाइन ही कर लेते हैं, वैसे भी गर्मी बहुत है। ठीक है, जैसा भाभी ठीक समझे। हाँ, अब आई ना लाइन पर, आखिर मेरी बात ही मान ली सबने। गरिमा फिर से एक बार मायरा की बात काट कर खुश हो रही है, लेकिन वास्तव में जैसा दिख रहा था वैसा था भी नहीं कुछ। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे और गरिमा मायरा की हर बात को काटने में लगी हुई थी। धीरे धीरे करके रक्षाबंधन करीब आ गया। अरे सुनो, अगले हफ्ते रक्षाबंधन है, घर की थोड़ी सजावट भी कर लेते हैं। हाँ, इस बार घर में नई बहू जो आई है तो थोड़ा घर नया नया सा लगना चाहिए। हाँ तो मायरा बेटा तू बता कैसी सजावट करें। मम्मी जी, मेरी माँ ने तो पुराने वाले प्लास्टिक के फूले निकाल लेते हैं। ये बता रहे थे कि भाभी को हर साल वही आर्टिफिशियल फ्लावर वाली डेकोरेशन पसंद है, तो इस बार भी वही कर लेते हैं। अच्छा बेटा, तुम मेरे सामने ज्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रही हो, अभी चुखाती हूँ मजा। अरे नहीं मम्मी जी, अब पुराने प्लास्टिक के फूल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, इस बार असली फूलों से सजावट करेंगे। लेकिन भाभी, असली फूल तो जल्दी मुरझा जाते हैं, इतना ज्यादा खतरा होता है काम करने का। अरे तो मुरझाए, वैसे भी इतना आलसी बनने की क्या जरूरत है। त्योहार पर घर सुंदर लगना चाहिए, क्यों मम्मी जी? हाँ भाई, मुझे तो असली फूलों वाला आइडिया अच्छा लगा। हाँ तो ठीक है, इस बार कुछ नया करते हैं। ठीक है मम्मी जी, जैसा भाभी कहे। कहा था ना, एक भी नहीं चलने दूंगी, फिर नहीं चलने दे इसकी बात। गरिमा फिर से मन में खुश हो रही थी, तभी विकास कहता है, अरे मम्मी सुनो, त्योहार आ ही रहा है तो सीलन से हॉल की दीवार का रंग भी उतरने लगा है, लगे आप उसे भी पेंट करा ही लेते हैं। हाँ, विकास कहे तो सही रहा है, वैसे भी सारी पपड़ी निकल गई है दीवारों की। तो बताओ बहुओं, कौन सा रंग अच्छा रहेगा? मम्मी जी, गहरा भूरा रंग करवा लेते हैं, कम गंदा दिखेगा। अरे नहीं, इतना डार्क रंग बिल्कुल नहीं, हल्का क्रीम रंग करवाएंगे, घर खुला खुला लगेगा। जैसा आपको ठीक लगे भाभी। अजीब बात है, मायरा जो बोलती है भाभी उसका उल्टा ही क्यों बोलती है। चलो क्रीम रंग ही सही, करा लेते हैं। अजीब बात है, बड़ी बहू की पसंद तो ज्यादा अच्छी हो गई है और छोटी बहू की पसंद तो पुरानी लग रही है। चलो कोई बात नहीं, तो भाई तय रहा, घर में क्रीम रंग ही होगा। देखा, आखिर में मेरी बात ही माने सबने। अब तक घर के किसी सदस्य को कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन हर्षित को गरिमा का मायरा की हर बात को काटना बुरा लग रहा था। उसी रात को मायरा अपने कमरे में आराम से मोबाइल चला रही थी, तभी हर्षित कमरे में आया। मायरा, एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। तुम्हें सच में बुरा नहीं लगता? किस बात का? भाभी तुम्हारी एक भी बात नहीं मानती, तुम जो भी बोलती हो वो तुरंत उसका उल्टा बोल देती है। मुझे तो कई बार गुस्सा आ जाता है। सच में तुम्हें लगता है कि मेरी बात नहीं चलती? अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है, पूरे घर ने देखा है। अच्छा एक बात बताओ। हाँ पूछो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे लकड़ी का मंदिर पसंद था? नहीं बिल्कुल नहीं, वही तो मैं सोच रहा था, तुमने लकड़ी का मंदिर कैसे चुना? हाँ तो फिर मैंने लकड़ी का मंदिर लेने की बात क्यों कही होगी? यही तो मैं समझ नहीं पा रहा। क्योंकि मुझे पता था कि भाभी मेरी बात कभी नहीं मानेंगी, वो मेरी बात काट कर संगमरमर का मंदिर ही लेने की जिद करेंगी। ओह, इसीलिए तुमने उल्टा बोला था। बिल्कुल। और शॉपिंग, तुम्हें क्या लगता है मुझे सच में इतनी गर्मी में बाजार घूमना था? नहीं, तुम तो खुद ऑनलाइन शॉपिंग की दीवानी हो। इसलिए तो मैंने पहले ही ऑनलाइन जाने की बात कर दी। मुझे पता था भाभी तुरंत ऑनलाइन शॉपिंग पर अड़ जाएंगी। कमाल हो यार, तुम तो मतलब सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। हाँ तो मैंने एक बात बहुत जल्दी समझ ली थी कि भाभी को इस बात से मतलब नहीं कि कौन सी चीज़ सही है, उन्हें बस अपनी चलानी है, मेरी नहीं। इसलिए अब मैं वही बोलती हूँ जो मुझे नहीं चाहिए। मतलब भाभी को लगता है कि उनकी चल रही है। और वही हो रहा है जो मैं चाहती हूँ। वाह मायरा, मान गए, बिना बहस के तुमने पूरा खेल ही पलट दिया। हर लड़ाई आवाज उठाकर नहीं जीती जाती हर्षित, कुछ लड़ाइयाँ सिर्फ दिमाग से जीती जाती हैं। सच कहूं, आज तो तुमने मुझे भी अपना फैन बना दिया यार। बस अब ये बात घर में किसी को मत बताना, खासकर भाभी को। अरे बिल्कुल नहीं, नहीं तो उनका सारा रॉ भी निकल जाएगा।